नमस्ते स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 की एक्सरसाइज। बराबर है? ठीक है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जाम्स में भी, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग। देखो, हमें सिर्फ डायरेक्शन बताना है, रीजन नहीं बताना। बट मैं रीजन लिखना नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा रीजन क्या है, तभी तो आपको पता चले। वैसे मैं बोल दूं कि भाई इसका डायरेक्शन है क्यू आर पी और क्यू, दैट इज कैसे फ्लो होगा पता है? ऐसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्यों ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, तो सुनिएगा। अब जैसे यहाँ पे एस अंदर जा रहा है, आप देख सकते हो एस अंदर जा रहा है ना, दिख रहा है ये अच्छे से आपको? स्क्रीन भी बड़ी कर दी। अब देखो, जैसे ही एस अंदर जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू लेंस लो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। एस होना चाहिए मतलब एस कौन सा डायरेक्शन होता है? एस होता है ऐसा डायरेक्शन। बराबर है? एस मतलब कौन सा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज। ऐसा डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन मतलब यहाँ से देखो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा नीचे, और यहाँ पे नीचे से ऐसे ऊपर जाएगा। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि उसको अपोज करेगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन हो जाएगा क्यू आर पी क्यू। समझे बेटा? अंदर जा रहा है तो एस होगा, बाहर निकालते तो एन होता। आ गया समझ में? ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात कर, देख सकते हो। अब बताओ इसमें क्या होगा। अब देखो यहाँ पे अंदर एस जा रहा है, अब सुनिएगा बेटा, यहाँ पे एस जा रहा है मतलब यहाँ से करंट ऐसे ऊपर जाना चाहिए। अब देखो यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है मतलब क्यू से ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। मतलब क्या होगा? क्यू पी आर क्यू। पहले में क्या होगा? पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो इन दिस सर्किट, इन फर्स्ट सर्किट और सर्किट ऑन द लेफ्ट, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? पी आर क्यू। वो हमने अभी देखा। बट आगे वाले और इसमें क्या फर्क है? आगे वाले में ये जो सर्किट थी ऊपर थी और इसमें सर्किट नीचे। अब इसकी बात करते हैं तो सुनिएगा बेटा, यहाँ से नॉर्थ दूर जा रहा है, मैं इस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हो ये डायरेक्शन, यहाँ पे नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा? तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना है। अब देखो यहाँ से एक्स के अंदर अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझ रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से आप डायरेक्शन ऐसे देखोगे, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो इस साइड आपको क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। कोई भी चीज होती है यहाँ, यहाँ पे आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज मतलब कैसा? ऐसा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। मतलब क्या डायरेक्शन होना चाहिए? क्या डायरेक्शन होना चाहिए? जेड वाई और एक्स, जेड वाई और एक्स, जेड वाई और एक्स। देखो वाई से ऊपर निकल के कहाँ पे जा रहा है? वाई से निकल के एक्स की तरफ जा रहा है। ये डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। कंफर्म हो गया बेटा? अब क्लियर हो गया? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज होना चाहिए। समझ पा रहे हो? बहुत ध्यान से समझना है। तो इन सेकंड सर्किट, दैट इज राइट ऑफ द मैग्नेट, क्या होना चाहिए बेटा? यहाँ से y से निकल के जाएगा x की तरफ z, तो क्या हो जाएगा? y x z y, y x z y। डन? पक्का बेटा? चलो तीसरी सर्किट की बात करते हैं। दिख पा रही है बेटा तीसरी सर्किट आप सब लोगों को? टैपिंग की, जस्ट क्लोज। जस्ट क्लोज मतलब अभी करंट क्या हो रहा है? करंट हो रहा है डिक्रीज से इंक्रीज, जीरो टू मैक्सिमम। जब भी हम की क्लोज करते हैं तो जीरो टू मैक्सिमम जा रहा है। देखो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब जीरो टू मैक्सिमम हो रहा है मतलब वो क्या करेगा? वो इसको ये वाले में अपोज करेगा। समझ पा रहे हो बेटा? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है सिंस ही इज जस्ट टैप्ड
flux increases from 0 to maximum in the circuit। तो ये जो हमारा है वो क्या करेगा, उसे अपोज करेगा। अब देखो इधर करंट कौन से डायरेक्शन में, इस साइड से। इधर आप खड़े रह के देखो, इधर आप खड़े रह के देखो कौन से डायरेक्शन में करंट है, इंक्रीज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये क्या हो रहा है, आपका एस हो रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हो ना, इस साइड से आप देख रहे हो, यहाँ से आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो इस साइड से आपको कैसा दिखना चाहिए, इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज जल्दी से बताओ, एंटी क्लॉकवाइज कैसे दिखेगा, वाई जेड एक्स। सो करंट इज, डायरेक्शन उसका क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन इज फ्रॉम द सर्किट साइड। वाई जेड तो समझ पा रहे हो बेटा, वाई जेड एक्स। ओके, वापिस बताता हूँ। देखो बेटा बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, इसमें कैसे डायरेक्शन में, मैंने आपको बताया ना, एस क्लॉकवाइज मतलब एस होता है। इधर से आप देख रहे हो, अब यहाँ पे एस है, तो इसको भी यहाँ पे इस साइड क्या डेवलप होना चाहिए, एस। कौन से साइड से, अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो बराबर है, इस साइड से देख रहे हो तो एस होना चाहिए। एस मतलब इस साइड से क्लॉकवाइज, तो इस साइड से आप देखोगे तो इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, वाई जेड एक्स। तो कौन से साइड से, फ्रॉम द सर्किट साइड। नहीं, ये लिखना ही नहीं है हमें, कहाँ से देखना है, हम देख यहाँ से रहे, हमारी आंखें यहाँ पे, हमारी आंखें यहाँ पे, यहाँ से हम देखेंगे। तो देखो इस साइड से आप देखोगे तो क्लॉकवाइज, यहाँ से आप देख रहे हो क्लॉकवाइज, क्योंकि अपोज करेगा ना, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एक दूसरे को अपोज करेंगे। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ से आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो यहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बताओ, वाई जेड एक्स, तो मैंने वाई जेड एक्स लिखा है। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब डायरेक्शन देखो उल्टा हो गया है, तो ध्यान से देखना। अब आपको रियोस्टेट की सेटिंग्स बीइंग चेंज कर रहे हो, तो रियोस्टेट की सेटिंग चेंज हो रही है, मतलब फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन द फ्लक्स है वो इसको अपोज करेगा। इसका डायरेक्शन क्या है देखो, तो अभी इसका डायरेक्शन बताओ क्या है। ओके, आपकी आंखें किधर है, किधर है, यहाँ से आप देख रहे हो तो ये डायरेक्शन कौन सा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है ना। वेयर एज इस साइड एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, इस साइड आपको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो क्लॉकवाइज है तो वही का वही डायरेक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ, क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, जेड बाय एक्स, ऐसे डायरेक्शन होना चाहिए, तभी वो उसको अपोज करेगा ना। देखो रियोस्टेट की सेटिंग चेंज कर रहे हो मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज। यहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो यहाँ से क्लॉकवाइज। यहाँ पे मान लो एक सर्किट और रख रहा हूँ, तो इधर जो क्लॉकवाइज है तो इस साइड भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और हम देख तो इधर साइड से रहे, तभी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज। तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, जेड बाय एक्स। बहुत बार एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए ध्यान से सुनना, समझ के सुनना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, टैपिंग की जस्ट रिलीज। टैपिंग की जस्ट रिलीज मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम टू जीरो होगा, मैक्सिमम टू जीरो। अब देखो इधर करंट का डायरेक्शन क्या है, ये होगा ना, ये ऊपर गया, यहाँ से फिर पीछे से आ रहा है ना वायर, मतलब ये वायर ऊपर जाएगा, इधर नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, और ये नीचे, तो यहाँ पे ये नीचे आएगा। हो गया, समझ में आ गया। हाँ, इस साइड आपको कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, इस साइड आपको दिख रहा है कौन सा, क्लॉकवाइज, बराबर है। यहाँ से अगर आप देख रहे हो, एक्चुअली आपको यहाँ से देखना है, तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज में रिड्यूस हो रहा है,
तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे उसको क्या बनाना पड़ेगा, इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ से देखोगे तो क्या क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर देखो इंक्रीज हो रहा होता तो वो उसको अपोज करके इंक्रीज होने नहीं देगा, तो क्लॉकवाइज होता है तो उसको इंक्रीज नहीं होने के लिए वहां पे क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, तभी दोनों उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज डिक्रीज हो रहा है, वेरेज हमको उसको इंक्रीज करना है। जो डिक्रीज होता है हम उसको इंक्रीज करते हैं, जो इंक्रीज होता है हम उसको डिक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करने के लिए मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रखूंगा, तो इस साइड एंटी क्लॉकवाइज, तो इस साइड आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में आपको कैसा करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज मतलब कौन सा डायरेक्शन होगा, ऐसा डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन, ऐसा ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए ना, ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए ना, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा आपका, ये क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन होना चाहिए, ये डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए ना क्लॉकवाइज। तो यहाँ से देखो नीचे जा रहा है, ये इधर है, ये इधर है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आप देखोगे तो ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मेरे ख्याल से तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और इधर से आप देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा। तो डायरेक्शन, देयरफॉर डायरेक्शन क्या आएगा, इसका डायरेक्शन आएगा वाई आर एक्स वाई, वाई आर एक्स वाई। ओके, एक्स आर वाई। हाँ, मेरे से ना एक थोड़ा डायरेक्शन में गलती हो चुका है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हाँ, डायरेक्शन है ना, ये क्या रियलिटी में आप हो ना तो मैं समझा सकूँ भाई कैसे डायरेक्शन। देखो यहाँ पे हम पकड़ते हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, ठीक है, आप भी मेरे साथ कर रही है क्लॉकवाइज, मतलब आप ऐसे देख रहे हो, ये क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज, हमको देखना है इधर से, ये क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो इसके यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से आप देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से देखोगे तो क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो, यहाँ पे क्लॉकवाइज कैसे होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज कैसे बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ से डायरेक्शन ऊपर गया ऐसा क्लॉकवाइज, ठीक है, आप चेक कर लो। अब देखो यहाँ पे आपका कैसा बन रहा है, अब यहाँ से देखोगे, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ एक चीज समझो कि जैसे ही यहाँ पे टैपिंग की को रिलीज कर रहे हो तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है मतलब हमें यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज करना है। इसको फ्लक्स इंक्रीज करना है तो इस डायरेक्शन में कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा एक्स आर वाई, एक्स आर वाई, एक्स आर वाई, ठीक है बेटा, एक्स आर वाई इस तरीके से फ्लो होगा। क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, देख सकते हो ना यहाँ पे। इसको वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा। अट्रैक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, अपनी भाषा में बोलने जाए तो भाई यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ये फ्लक्स इंक्रीज करने की ट्राई करेगा। क्यों, ताकि वो उसे अपोज कर सके। एक्चुअली करना अपोज है, डिक्रीज है तो इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, फ्लक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था, कैसे, जैसे ही कि आपने जस्ट रिलीज करी थी, इसलिए तो यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए हम उसी डायरेक्शन में फ्लो करते रहेंगे। तो देखो यहाँ पे वापस क्लॉकवाइज जैसा आ जाएगा, क्लॉकवाइज तो नहीं बोल सकते, हाँ ये डिक्रीज था। यहाँ पे आप देखोगे एक्स आर वाई, एक्स आर वाई से, तो अगर आप इस साइड से देखोगे तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और इस साइड से आप देखोगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना ही नहीं है, एक्स आर वाई आपको डायरेक्शन ही चेक करना है, ये ऐसे फ्लो होगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये केस में यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या होगा, करंट डिक्रीजिंग एट अ स्टडी रेट, सिंस फ्लक्स पासिंग इज जीरो। क्योंकि फ्लक्स इसमें कैसे फ्लो होगा, जितना फ्लक्स आ रहा है उतना फ्लक्स निकल जा रहा है, जितना आ रहा है उतना ही निकल जा रहा है, जितना आ रहा है उतना निकल जा रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। हेंस
क्या बोल सकते हैं, नो इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस, तो डायरेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है एग्जांपल 2। अब देखिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। अभी हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि भैया यूजिंग द लेंस फ्लो टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब जैसे ये इरेगुलर शेप है, उसको आप खींचोगे तो रेगुलर शेप हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है ना, एबीसीडी से ये देखो, ये डॉट 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 पूरे एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीजेस, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट आल्सो इंक्रीजेस। तो बाय लेंस लॉ हमें क्या करना है, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इंड्यूस करंट शुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इंड्यूस करंट इसमें जो प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस शुड induced current should produce induced current should produce magnetic flux in opposite direction of the original flux। अब देखो ओरिजिनल फ्लक्स में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, एरिया भी अंदर जा रहा है। ठीक है, ये शेप तो ऐसा ही है, भले ही रेगुलर शेप है बट एरिया तो अंदर जा रहा है। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स उसे अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए ए डी सी बी, ए डी सी बी। अब आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी पता चलता है, आपको कैसे पता चला एडीसीबी, आपने तो यहाँ पे करंट के बारे में तो कुछ बताया नहीं, सिर्फ आपने बताया कि भाई वो शेप दैट इज इंक्रीज हो रहा है उसका एरिया। तो ठीक है, एरिया इंक्रीज हुआ वो बात सही है, मैं भी मानता हूँ, बट एरिया इंक्रीज होने से हमें क्या करना है, लेंस लो बोलेगा उसको वापस उसको एरिया को रिड्यूस करने की ट्राई करेगा। मतलब ओरिजिनल केस में क्या हो रहा था, एरिया इंक्रीज होने से फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा था। अब उसको फ्लक्स हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करना है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करोगे तो करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का कौन सा डायरेक्शन है देख लो, ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उधर से जो ओरिजिनल केस था तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसको हम एन भी बोल सकते हैं। ओरिजिनल केस में वहां पे भी क्या प्रोड्यूस हो रहा था, एन प्रोड्यूस हो रहा था। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक बात समझो कि जब आपको अपोज करवाना हो इंक्रीज से डिक्रीज, तो एंटी क्लॉकवाइज में ही प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज में ही प्रोड्यूस होगा। बराबर है। ठीक है, जैसे देखो ये अंदर जा रहा है, ये क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा, अंदर जा रहा है, राइट। मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ, देखो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। ये इसमें करंट कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना चाहिए, अभी एक्चुअली जहाँ अंदर रहा है, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ पे जाती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, बराबर है। ये देखो नॉर्थ से लेके साउथ जा रहा है, क्योंकि अंदर जा रहा है ना, ऐसे मान लेते हैं अंदर जा रहा है। ये नॉर्थ है मेरे इस साइड और उस साइड साउथ है। अब वो एरिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, उसको अपोज करना है। अपोज करना है मतलब मुझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, मतलब बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, समझ रहे हो, बाहर निकालना है। तो ये साइड नॉर्थ था, उस साइड साउथ था, तो बाहर निकालना है तो नॉर्थ नॉर्थ को अपोज करेगा ना। और नॉर्थ मतलब एन, यहाँ पे एन इसलिए मैंने आपको बोला, एन मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये रहा देखो। अब मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेगा तो मजा भी आएगा। अब देखो यहाँ पे उसका एरिया डिक्रीज हो रहा है, देख लो पहले ये सर्कल से उसका एरिया डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन उल्टा है। डायरेक्शन अब देखो उल्टा है, इसको मान लो साउथ, इसको मान लो नॉर्थ, पहले ऐसा था अब ऐसा है, कमिंग आउट है,
कमिंग आउट कहाँ से आता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। और ऊपर से यहाँ पे हमें क्या करना है, एरिया ज्यादा था, एरिया अब क्या हो रहा है, एरिया इज डिक्रीजिंग, एरिया डिक्रीज हो रहा है ना। उसका मतलब क्या होगा कि भाई हमें उसको ऑपोजिट फ्लक्स शुड बी प्रोड्यूस्ड। उस केस में क्या था, एरिया इंक्रीज हो रहा था, उसको अपोज करना था। यहाँ पे एरिया डिक्रीज हो रहा है उसलिए अपोज करना है। अगर मान लो क्रॉस होता और एरिया डिक्रीज करना था तो क्लॉकवाइज फ्लो होता, और मान लो क्रॉस है और एरिया इंक्रीज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज, एरिया डिक्रीज करना है तो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। ओके, अब मान लो ये है और एरिया हमें इंक्रीज करना है तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट, तो क्लॉकवाइज होना चाहिए। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एरिया डिक्रीज, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन में फ्लो होगा, ए डैश, डायरेक्शन क्या होगा इसका, ए डैश, डी डैश, सी डैश, बी डैश। समझे, ये सिंपल लॉजिक है, ये अगर इतना याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। डन। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया, फिर भी किसी को डाउट हो तो रिपीट करिए, फिर भी नहीं समझ आता मुझसे पूछिए। तो थर्ड क्वेश्चन, अब सारे न्यूमेरिकल्स हैं। A long solenoid with 15 turns per centimeter, n is equal to 15 turns per centimeter, area is equal to 2 centimeter square, मतलब 2 into 10 raised to minus 4 meter square, placed inside the solenoid. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere, sorry 2 to 4 ampere, तो डी आई कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 मतलब 2 एम्पियर, डी टी कितना हो जाएगा 0.1 सेकंड। व्हाट इज द इंड्यूस्ड इन लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। ओके, तो ये 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो 1500 टर्न्स पर मीटर हो जाएगा। और हमें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी, मैग्नीट्यूड डिफाइन करने, डी फाइव बाई डी टी मतलब क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ बी ए। ठीक है, तो ए एज इट इज रहा लिख देंगे, इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी कर देंगे, डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू ए डी बाई डी टी ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड म्यू जीरो एन आई, ए म्यू जीरो एन डी आई बाई डी टी। क्योंकि देखो म्यू जीरो कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आई चेंज हो रहा है इसलिए डी आई बाई डी टी। ए गिवन है 2 into 10 raised to minus 4, म्यू जीरो की वैल्यू पता है सबको 4 पाई into 10 raised to minus 7, एन की वैल्यू पता है 1500, डी आई की वैल्यू पता है 2 और डी टी की वैल्यू 0.1। सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा ईएमएफ का 7.5 into 10 raised to minus 6 वोल्ट। Next question. A rectangular wire loop of sides 8 centimeter and 2 centimeter with a small cut is moving out of a region of a uniform magnetic field, magnitude 0.3 directed normal to the loop. ये लूप है ना तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट नॉर्मल है। व्हाट इज द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द कट, कट मतलब ऐसा जो ये पूरा आपका लूप है ना वो, कट मतलब ऐसा नहीं, ये कट है, ये कट होता तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होती, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होता। ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड ऑफ द लूप। अब देखो पहले तो डायरेक्शन बना दे, ये मान लेते हैं। अब पहले केस में क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, ये लॉन्गर साइड के नॉर्मल है, बराबर है। अब इसमें हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें इसमें फाइंड करना है फॉर व्हाट इज द ईएमएफ, व्हाट इज द ईएमएफ। चलो ईएमएफ फाइंड करते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, अब सिंस
नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड है, शॉर्टर साइड, ये दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके और इसके, याद करो ये फोर्थ चैप्टर वाला बेस है, इसके और इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके रिलेटेड ये वाले और ये वाले रिलेटेड कोई फर्क ही पड़ेगा नहीं, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। डन। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू बी एल वी, बी एल वी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। E इज इक्वल टू बी दिया हुआ 0.3, लेंथ किसके है, किसके 8 सेंटीमीटर के पैरेलल है, तो 8 इंटू 10⁻², और V दी हुई है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 1 इंटू 10⁻²। तो E का आंसर आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। और दूसरा केस क्या दिया हुआ है, अब इसमें हमें टाइम भी फाइंड करना है। देखो क्या बोला, फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला, देयरफॉर टाइम, ये एक टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना होगा 8 सेंटीमीटर, मतलब 0.08 अपॉन स्पीड 0.01, मतलब आंसर क्या है 0.08। यहाँ पे 0.08 नहीं आएगा, यहाँ पे 0.02 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे 0.02 आएगा, क्या आएगा 0.02। अब 0.02 बाय 0.01 मतलब क्या हो जाएगा, 2 सेकंड्स हो जाएंगे। 0.02 सेकंड्स क्यों आएगा मैं बता देता हूँ। फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, तो आप बोलोगे सर ये 8 सेकंड क्यों नहीं दिया, ये परपेंडिकुलर नहीं, समझो। अगर ये साइड, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये साइड यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, यहाँ तक सिर्फ इतना मूव करेगा तब तक ही फ्लक्स चेंज होगा ना। उसके बाद तो ये जैसे ये वाला पार्ट उसका बाहर मूव हो गया, जैसे मान लो ये ऐसा केस था, अभी है ओके, ऐसा केस है, ऐसा केस है, अभी बाहर निकल रहा है। अब देखो ये केस में, अब तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं जनरेट होगा, तो सिर्फ इन दो केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, इसमें जनरेट नहीं होगा। तो कितने टाइम तक जनरेट होगा, सो ये जो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब तक, और उसमें भी हमारे पास स्पीड तो दी हुई है। तो कितने सेकंड तक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, 2 सेकंड तक। आई थिंक तो आपको क्लियर हो चुका है। सेकंड केस में अब बिल्कुल उससे उल्टा, उल्टा मतलब क्या, अब उसका डायरेक्शन कौन से साइड है, अब इस डायरेक्शन में वो मूव करिए 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। हमें अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ई का फॉर्मूला सेम टू सेम बी एल बी ही लगाएंगे, और यहाँ पे एल की जगह पे बी बी वी करना, बी बी वी करेंगे क्योंकि लेंथ की जगह ब्रेथ आ जाएगा। बी आपके पास 0.3 है, ब्रेथ आपके पास 0.02 है, और बी आपके पास दिया हुआ है 0.01। तो आपका ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। अब देख, अब यहाँ पे टाइम की बात करें तो अब टाइम कितना आएगा, इतना टाइम आएगा ना, ये यहाँ से बाहर निकलेगा यहाँ तक, तो टाइम का फॉर्मूला 0.08 अपॉन 0.01, मतलब क्या आ जाएगा 8 सेकंड। क्या आ जाएगा 8 सेकंड। क्लियर हो गया, पक्का। तो थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, और कुछ तो इसमें है नहीं, बराबर ना। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। A 1 meter long metallic rod, 1 meter long metallic rod, L की वैल्यू 1 मीटर, is rotated with an angular frequency, ओमेगा कितना दिया हुआ है 400 रेडियन पर सेकंड ऑन एन एक्सिस नॉर्मल टू द रोड, मतलब वो रोड है वो ऐसे घूम रहा है, यहाँ से ऐसे घूम रहा है, ठीक है, समझ में आया। और बी कितना दिया हुआ है 0.5 टेस्ला, द अदर एंड ऑफ द रोड इज इन कांटेक्ट विद द सर्कुलर मेटालिक रिंग, ये मेटालिक रिंग है और ये रोड है, ये रोड है ना वो इधर से ऐसे घूम रहा है। A constant and uniform magnetic field parallel to the axis exists everywhere. Parallel to the axis मतलब देखो ये लूप है तो इसकी एक्सिस ऐसे होगी, तो पैरेलल मतलब वो लूप से क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे पैरेलल लिया हुआ है ना, तो बच्चे सारे करेंगे सर ये तो पैरेलल है। तो कैलकुलेट द ईएमएफ, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये हमने डिराइव किया है फॉर्मूला। अब
अगर ना पता हो तो देख लेना वापस। बी की वैल्यू है 0.5, एल की वैल्यू है 1 का स्क्वायर और ओमेगा कितना दिया हुआ है 400। तो कितना जनरेट होगा 100 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, a circular coil of radius 8 centimeter and 20 turns r is equal to 8 centimeter, मतलब 8 into 10 raised to minus 2 meter, 20 turns मतलब capital N is equal to 20 turns with an angular speed of 50 radian per second in a uniform horizontal magnetic field। B दिया हुआ है 3 into 10 raised to minus 2 Tesla, obtain the maximum and average EMF induced in the coil। The coil forms closed loop of resistance 12 ohm। तो सबसे पहले आपको E फाइंड करना है। E का फॉर्मूला क्या होगा NBA ओमेगा। ये फॉर्मूला आएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी से, बराबर है। और इसमें देखो ये है ना, ये हाँ एक्चुअली ये आपका फॉर्मूला एसी जनरेटर का है, एसी जनरेटर वाला केस है जिसको हमने पढ़ा नहीं है। एसी जनरेटर में इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज शायद कट हो चुका है, इसलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ एसी जनरेटर का फॉर्मूला, तो इसको कट कर देना है, ये अभी तक नहीं हुआ, याद दिलाना एसी जनरेटर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग, बराबर है, मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट ऐसे इस डायरेक्शन में, फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये नीचे गिर रहा है, ओके। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। तो हमें सबसे पहले ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ई का फॉर्मूला क्या होगा BLB। बी कितना दिया हुआ है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, एल दिया हुआ है 10 और स्पीड दिया हुआ है 5। कैलकुलेट करो, आंसर कितना आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। डी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ। तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ बताओ। अब देखो वो गिर ऐसे रहा है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट उसको लंबा खींचा हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इसका क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू west to east according to Fleming's right hand rule। Fleming's right hand rule। or see which end of the wire is at the higher electric potential। so EMF always moves from higher potential to lower potential, so west is at the higher potential, western end is at higher potential। आगे समझ में डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन आपके पास क्या दिया, करंट इन द सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 to 0। I1 है 5 एम्पियर, I2 है 0 एम्पियर, टाइम है 0.1 सेकंड, एवरेज EMF 1 सेकंड, एवरेज EMF है 200 वोल्ट। गिवन एस्टीमेट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, आपको क्या फाइंड करना है, E इज इक्वल टू माइनस डी एल डी आई बाई डी टी। E दिया हुआ है 200 माइनस एल फाइंड करना है, डी आई बाई डी टी मतलब चेंज, कहाँ से चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, डी टी इज 0.1, बराबर है। तो 200 इज इक्वल टू प्लस 5 एल अपॉन 0.1, ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 20 इज इक्वल टू 5 एल। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। डन। 9th क्वेश्चन, a pair of existence coil has a mutual inductance M is equal to
1.5 हेनरी। द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम I1 0 से लेके I2 20 एम्पियर इन टाइम 0.5 सेकंड। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद अदर कॉइल? फ्लक्स लिंकेज देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। चलो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी मतलब E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। E इज इक्वल टू माइनस एम की जगह पे 1.5, ठीक है। हमें तो फ्लक्स लिंकेज फाइंड करना है, तो डी फाई फाइंड करना है। E को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। डी टी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो डी फाई इज इक्वल टू एम डी आई। एम डी आई मतलब एम कितना दिया हो 1.5 और डी आई मतलब 20 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा आंसर 30 वेबर। समझ में आया? हमें देखो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज फाइंड करना है, तो ई को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस डी फाई बाई डी टी, ओके। और यहाँ पे माइनस एम डी आई बाई डी टी दिया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, फिर भी ये है दिया हुआ है। प्लेन है वो 1800 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घूम रहा है, मतलब उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर पर सेकंड। और उसका वो प्लेन जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऐसा प्लेन होता है। ये प्लेन, उसका जो विंग स्पैन है वो 25 मीटर का है, बराबर। मतलब लेंथ कितनी दी हुई है? 25 मीटर दी हुई है। डी कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। और डेल्टा कितना दिया हुआ है? डी एंगल 30 डिग्री। तो अब देखना बेटा, हमें यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, वो हमारे पास बी दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड करना है पता है? बी बी। बी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी साइन डेल्टा हो जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि प्लेन ऐसे मूव कर रहा है, तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल फाइंड नहीं करना है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 5 इंटू 10⁻⁴ और साइन 30। साइन 30 कितना? हाफ, तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। देयरफॉर हमें तो अब ई फाइंड करना है, बी एल बी, बी वी एल बी। बी वी कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁴। एल की लेंथ है 25 और बी है 500, तो कितना जनरेट होगा? 3.125 वोल्ट कितना जनरेट होगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें हमें पता नहीं है कि वो एसी जनरेटर लास्ट ईयर तो नहीं था, फिर भी एक बार चेक करके मैं आपको बता दूंगा, ऐसा हो तो बाद में ले लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, ओके। टेक केयर।